ने बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया, तो कितना में कितना था वो 360 मार्क्स का पेपर था और उनको 360 में 360 आया है। तो आप ये मुझे बताएं, आपने किस तरह का प्रिपरेशन किया नीट को लेकर? नीट के लेकर यहाँ रामायण 30 में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल पाता है। जब कोविड हुआ था तो हम यहाँ से जाने के बाद आई वॉज कोविड इन्फेक्टेड, उसके बाद भी मेरी डायरेक्टर ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम वापस आओ, तुम कर सकती हो। नीट क्वालिफाई का तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव माइंडसेट से हम लोग ने अपनी प्रिपरेशन ज़रूर शुरू की थी। हम लोग के टीचर्स ने हम लोग को ये बोला था कि जो भी रिज़ल्ट हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हम लोग को अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो फजर की नमाज़ के बाद उठ जाना और फिर है ना क्लास में ना एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ के पूरा स्टडी का माहौल रहता है और हमें सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम मिल जाता है। मैम, जो लड़कियां रहमानी 30 में आती है तो उनके पढ़ने, उनके रहने, उनके खाने से लेकर उनका क्या शेड्यूल होता है? उनका शेड्यूल हमारे यहाँ सिंपल सा शेड्यूल है। फ़जर से इशा, हम फ़जर में बच्चियों को उनका दिन शुरू हो जाता है और इशा होते होते हम उनके दिन को वो ख़त्म होता है। उसके दौरान उनका सिर्फ एक ही काम होता है, सिर्फ पढ़ाई, और उन्हें सिर्फ बीच में नमाज का ब्रेक मिलता है और खाने का। कि इस बार रहमानी 30 में कितने लड़की और लड़कियां ने नीट और आईआईटी में क्वालिफाई किया? आईआईटी एडवांस हमारे पिछले साल 55 बच्चे थे, 68 बच्चे इस साल हैं और लगभग 218 बच्चे इंजीनियरिंग में बैठे थे कुल हमारे साथ, जिसमें के 185 बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 165 बच्चे बैठे थे नीट में, जिसमें 128 बच्चों ने माशाल्लाह 90 परसेंटाइल से ऊपर लाया। क्वालिफाई तो 100% ने किया है। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के फुलवारी शरीफ में और हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो डॉक्टर के ड्रेस में है और माला पहनी हुई है। तो ये वो लड़कियाँ हैं मुस्लिम समाज की जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और भविष्य में ये लोग डॉक्टर बनेंगी। जो आज जैसा कि सब जानते हैं कि मुस्लिम समाज है, ख़ास करके वो एजुकेशन में पीछे है, लेकिन ये वो लड़कियां हैं जो अपने घर की बेड़ियां तोड़कर यहाँ आई है और देश की इतने बड़े कंपटीशन नीट को क्वालिफाई किया है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह का प्रिपरेशन किया और कैसे उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले आप बताएं, आपका नाम क्या है? अरीफा एजाज। तो आपने सुनने में आ रहा है कि आपने बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया, तो कितना में कितना था वो 360 मार्क्स का पेपर था और उनको 360 में 360 आया है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गया। तो आपने जब तैयारी कर रहे थे तो आपने यहाँ कितने साल यहाँ रहा रहमानी 30 में? हम अपना 11th 12th यहीं के हैं और फिर मैंने यहाँ सुपर टारगेट में प्रिपरेशन की थी रहमानी में। आपने 11th 12th यहीं से किया है? तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपके घर वाले ने आपको पूरा सपोर्ट किया तैयारी के दौरान? हमारे माँ बाप ने हमें पूरा सपोर्ट किया है, क्योंकि ये इतना बड़ा ख्वाब है कि इसमें टाइम तो लगता है, तो उसमें सब्र तो चाहिए। तो मेरे माँ बाप ने पूरा सपोर्ट किया। तो आपने किस तरह का प्रिपरेशन किया, किस तरह आप पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? हम पढ़ाई का हम लोग यहाँ एक्चुअली सबका यही शेड्यूल कि हम फजर से उठते हैं, फजर की नमाज़ अदा करके अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग का सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोहर का, खाने का और जितनी नमाज़ें होती हैं उनका ब्रेक होता है। उन बाकी सारे टाइम हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते थे और रात में हम लोगों का 10 बजे के बाद ऑफ हो जाता है। 10 बजे के बाद हम लोग अपने रूम में नमाज़ पढ़ के खाना खा के सो जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टाइम था, ये फर्स्ट अटैम्प्ट था ये आपका? सेकेंड अटैम्प्ट। अच्छा, सेकेंड अटैम्प्ट था। तो जो हमारे समाज में मुस्लिम लड़कियां हैं, ख़ास करके जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि सब्र रखो, दुनिया तुमको आगे बढ़ने से रोकेगी ही। और कांटे बहुत है, ऑब्वियसली कांटे के रूप में लोगों के ताने मिलते हैं, जो भी मिलता है, वॉट एवर कमेंट्स पीपल पास, आप बस आगे बढ़ते रहिए। आपका जो भी ड्रीम है, परस्यू इट एंड अचीव इट, दैट्स इट। तो आप डॉक्टर बनकर समाज में किस तरह काम करना चाहते हैं? I want to open an NGO, not just to become a doctor. I want to become a doctor. I want to become a neurosurgeon. After that, I want to, when I am able, जब हमारे पास इतनी हैसियत होगी, इतना फाइनेंस होगा, तो हम अपना खुद का एक NGO खोलना चाहते हैं। और जितने लोगों का, it's not based on religion or caste or creed. I want to help every people pursue their dreams and get education. चलिए, थैंक यू। आप दुआ ये है कि आप भविष्य में एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और आप अपना नाम बताएं क्या? मदीहा जमाल जी। तो आप ये मुझे बताएं, आपने किस तरह का प्रिपरेशन किया नीट को लेकर? नीट के लेकर यहाँ रामायण 30 में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल पाता है हम लोग को, मतलब प्रिपरेशन के लिए। घर पे तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उस सबसे दूर हमें यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला। तो यहाँ हमारे उस तैयारी करने में, उस तरह से नीट के लेवल की तैयारी करने में हमें बहुत मतलब हेल्प मिला। तो उस वजह से हम लोग अच्छा कर पाएँ। और जो हमारे टीचर्स यहाँ बहुत अच्छे होते हैं और हम यहाँ हमारे देखने के लिए, मतलब टीचर्स के बाद हमारे मेंटर्स लोग भी होते हैं, जो हमारे पढ़ाई के बाद जो भी अगर कुछ डाउट वाउट होता है
तो हम लोग उनसे पूछ सकते हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हम हैं? दरभंगा, अच्छा, आप दरभंगा से जी। हैं। तो आप कितने साल से यहाँ पटना में थे? मतलब 11th-12th यहाँ से किया, फिर 1 साल ड्रॉप लेके यहाँ पे इस बार नीट क्वालिफाई किया। तो आपका कितना रैंक है नीट में? 5643। अच्छा। तो आप जब मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज करेंगे? अभी उतना तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद फिर उसके बाद पता चलेगा कि मतलब और क्या कर सकती हूँ, मतलब मेरा कहाँ इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से फिर देखा जाएगा। चलिए, दुआ है कि आप भी एक अच्छे डॉक्टर बने। और आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जोया फातिमा है। जी, तो आप ये मुझे बताएं कि आप जब नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे उस दौरान आपको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और आपने किस तरह नीट क्वालिफाई किया, आपने कितना मेहनत किया? जहाँ तक मेरी बात है तो मैं यहाँ 2 साल से हूँ और 2 साल में बीच में कोविड हो गया था तो 1 साल घर पे ही रहे। लेकिन जितना भी टाइम मैंने यहाँ स्पेंड किया और जितना टाइम मैंने घर पे स्पेंड किया, दोनों में एक वास्ट डिफरेंस होता है। घर में वो पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता जो रहमानी में फ़ोन से दूर, बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर बन पाता है। और हमारा मतलब जब कोविड हुआ था तो हम यहाँ से जाने के बाद आई वॉज कोविड इन्फेक्टेड। उसके बाद भी मेरी डायरेक्टर ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम वापस आओ, तुम कर सकती हो। और अगर हम अभी से 2 या 3 महीने पहले देखें, नीट से 2 महीने पहले जब हम यहाँ आए थे तो मेरा स्कोर 300 में था टोटल आउट ऑफ 720। और फाइनली जिस दिन मैंने नीट दिया उस दिन मेरा स्कोर रहा 606। और ये सिर्फ मेरे टीचर्स और मेरे डायरेक्टर इन सब की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। जब आपने मैट्रिक किया, आपने जब 10th किया और आपने अपने घर वालों को बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था? क्या उन्होंने कहा कि हाँ आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप जाओ तैयारी करो, पढ़ो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ एजुकेशन को मोस्ट प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। उन्होंने फहद सर ने जो डिस्कस किया कि एक लड़की ने IIT निकाला, वो भी मेरी ही बहन है। अच्छा। तो हमारा घर का ये एजुकेशनल बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो मेरे फादर इसमें बहुत सपोर्टिव रहे और मेरे घर वालों का भी बहुत साथ रहा है इसमें। अच्छा, जो लड़कियां गांव में रहती है और जो मिलर टाइम्स को देख रही है, वो डॉक्टर बनना चाहेगी, अगर वो इसमें आना चाहे रमानी ठट्टी में, तो वो किस तरह आए और उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं भी खुद एक कोई बड़े शहर से नहीं हूँ। बाढ़ एक ऑलमोस्ट गांव कह सकते हैं आप उसको। तो मैं बाढ़ से बिलोंग करती हूँ और फिर वहाँ से यहाँ आना डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ रहमानी का एंट्रेंस देना होता है और उसके बाद यहाँ एक और इंटरव्यू होता है। मतलब 2 राउंड इंटरव्यूज़ चलते हैं, एक राउंड नॉर्मल टेस्ट और दूसरा इंटरव्यूज़ जो टीचर्स लेते हैं। दोनों इंटरव्यू क्लियर करने के बाद हम यहाँ आ सकते हैं। और फिर मैं अपने जूनियर्स को ये कहूँगी कि वो ज़रूर से ज़रूर यहाँ का इंटरव्यू दें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जगह है। मतलब आई फील प्रेजर्ड कि हम रहमानी 30 का सदस्य हैं। चलिए, खैर दुआ है कि इन फ्यूचर आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और आप अपना नाम बताएं। आलिया अहमद, आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर बिहार। अच्छा, मुजफ्फरपुर बिहार। जब आपने रहमानी ठट्टी का एग्ज़ाम दिया और जब आपका सिलेक्शन हो गया यहाँ, तो क्या लगता था आपको कि मैं एक दिन नीट क्वालिफाई कर पाऊँगी और एक डॉक्टर बन पाऊँगी? नीट क्वालिफाई का तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव माइंडसेट से हम लोग ने अपनी प्रिपरेशन ज़रूर शुरू की थी। हम लोग के टीचर्स ने हम लोग को ये बोला था कि जो भी रिज़ल्ट हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हम लोग को अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो हम लोग नीट क्रैक करने के साथ साथ खुद में कुछ अचीव करना, खुद नॉलेज गेन करने के हिसाब से हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई की है। तो मुझे आप बताएं, जब आपने नीट क्वालिफाई किया तो आपके घर वाले कितने खुश थे? घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। सबको उम्मीद थी कि इंशाल्लाह कोई ना कोई कॉलेज में इस साल एडमिशन हो जाएगा। और जो भी आसपास जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। और इंस्टीट्यूट में जितने लोग हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, इसमें रहमानी ठट्टी में किस प्रिपरेशन किस तरह कराई जाती है? आपका टाइम टेबल क्या होता था पढ़ने का और सोने का, नमाज वगैरह? रहमानी 30 में मेरा एडमिशन हुआ 2019-21 फाउंडेशन बैच के लिए मेरा एडमिशन हुआ था। इस साल मैंने 12th पास किया। जब हम लोग आए थे तो हमारे फजर के बाद हमारी एकेडमिक्स स्टार्ट हो जाती थी। हम अपने क्लासरूम में होते थे और अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते थे। नीट प्रिपरेशन के लिए कहीं से भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती। आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे आप उतना अच्छा अचीव कर पाएंगे। और यही चीज़ रहमानी 30 में बहुत अच्छे से कराई जा सकती है। सेल्फ स्टडी यहाँ पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही शांत माहौल, बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल होता है यहाँ, ताकि बच्चे आपस में ही कम्पीट करें और अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। हमारे पास सुबह से लेकर के इशा तक का बहुत अच्छा वक्त होता है, जहाँ के बीच में हमारी क्लासेस
भी होती हैं और उसके बाद जो भी वक्त बचता है वहाँ पर हमारी सेल्फ स्टडी कराई जाती है। तो आपने सोचा है कि आप जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कौन सा डिपार्टमेंट चूज करेंगे आप? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, अभी पहले कॉलेज मिल जाए इंशाल्लाह, MBBS के बाद इस सब पे ज़्यादा फोकस किया जाए। चलिए दुआ करते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने। हमारे साथ हमारे ज़िला की रहने वाली, आप अपना नाम बताएं। सानिया तबस्सुम। सानिया तबस्सुम। तो सानिया, आप मुझे ये बताएं कि आपने किस तरह का प्रिपरेशन किया था नीट को लेकर? रहमानी 30 से मैंने प्रिपरेशन किया और यहाँ के है ना इन्वायरमेंट, यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा, सुबह है ना 6 बजे तक हम लोग को उठ जाना रहता था और बहुत अच्छे से है ना क्लास में सबको एक साथ हम लोग सारे फ्रेंड्स एक साथ मिल के पढ़ते थे। अगर किसी को पढ़ने का मन भी नहीं करता तो और सब बच्चे पढ़ रहे हैं ये देख के हमें भी मोटिवेशन मिल जाता था, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी। और कुछ डाउट डिस्कशन हो तो फ्रेंड से पूछ लेना। अभी मैं जब वहाँ बैठा था तो मैम आपकी शायद तारीफ़ कर रही थी कि आप सबसे पहले सुबह उठ जाया करती है। यस मैम, यस सर। तो आप कितने बजे उठती थी सुबह में? फजर की नमाज़। अच्छा, फजर की नमाज़ से पहले उठ जाया करती थी आप? फजर की नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट क्लास में आ जाती थी। अच्छा, आप सबसे पहले क्लास में जाते थे क्या? हाँ सर, मतलब क्लास में आ जाते फजर नमाज़ पढ़ के। तो जो सीतामढ़ी की जो लड़कियां हैं, खास करके मुस्लिम समाज में, वो अगर वो डॉक्टर बनना चाहते तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? आई हैव लिव्ड रहमानी 30 बैच में, हमें तो मुझे सिर्फ सीतामढ़ी की मैं ही थी एक। आई वॉज सरप्राइज दैट कोई सीतामढ़ी को जानता भी नहीं है उस यहाँ, और बस मैं ही एक सिलेक्ट हुई थी सीतामढ़ी से। इसलिए ना वहाँ अब मैं अपने फ्रेंड्स और सीतामढ़ी में जो है वहाँ उन लोगों को ज़रूर बताऊँगी रहमानी 30 के बारे में, यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। चलिए, दुआ है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो ये थी तबस्सुम जो अपने मेहनत के बदौलत रहमानी, हमारे साथ अभी मौजूद है रहमानी 30 की डायरेक्टर मैम जरबतुल हदी। तो मैम, आप मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ाने में। आप उनको किस तरह का तरबियत देते हैं, किस तरह उनको आप मोटिवेट करते हैं कि आप नीट क्वालिफाई कर सके, IIT क्वालिफाई कर सके? सर, हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने बेसिक्स को और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उस पर स्टिक करते हैं। मुझे लगता है कि अगर बच्ची की तरबियत अच्छी हो जाए तो उसकी ओवरऑल रूटीन, शेड्यूल, सारी चीज़ें इन प्लेस होता है, और एक बार हमने अगर वो सेट कर दिया तो आगे की पूरी लाइफ और करियर उनका ऑलरेडी सेट हो जाता है। तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उनके सिर्फ बेसिक रूटीन और उनकी आदतों पर काम करते हैं। मैम, जो लड़कियां रहमानी 30 में आती है तो उनके पढ़ने, उनके रहने, उनके खाने से लेकर उनका क्या शेड्यूल होता है? उनका शेड्यूल हमारे यहाँ सिंपल सा शेड्यूल है, फ़जर से इशा। हम फ़जर में बच्चियों को उनका दिन शुरू हो जाता है और इशा होते होते हम उनके दिन को वो ख़त्म होता है। उसके दौरान उनका सिर्फ़ एक ही काम होता है, सिर्फ पढ़ाई, और उन्हें सिर्फ बीच में नमाज का ब्रेक मिलता है और खाने का। उसके अलावा उनकी लाइफ सिर्फ 2 सालों के लिए हम पढ़ाई, नमाज और खाने पे ही कन्फाइंड होती है। तो मैम, आप मुझे ये बताएं कि अभी रहमानी 30 में कितनी लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर पे एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट्स, 250 से ज़्यादा बच्चियाँ सिर्फ पटना सेंटर पे लड़कियाँ। अच्छा, नीट और IIT दोनों मिलाकर? जी, नीट और IIT और कॉमर्स की बच्चे हैं। अच्छा, कॉमर्स के भी बच्चे हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल ये होगा आपसे कि ख़ास करके जो मुस्लिम समाज है आज भी वो एजुकेशन में पीछे है, और ख़ास करके जो हमारे जो पढ़े लिखे फैमिली वो भी नहीं चाहते कि मैं अपने बेटी को कॉलेज में भेजूँ, चाहे वो डॉक्टर और इंजीनियर बने। तो क्या लगता है कारण क्या है, क्यों नहीं मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है इस एजुकेशन फील्ड में? मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि मुस्लिम समाज अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बहुत अवेयर है। इसको हम लोग नेगेटिव सेंस में लेने से ज़्यादा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि जब वालिदैन अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड होते हैं और इसीलिए वो लोग बाहर नहीं भेजते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी का खौफ रहता है, कंसर्न रहता है। और हमारे यहाँ रहमानी 30 एक नया ऐसी मुहिम शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बच्चियों के वालिदैन की ये फ़िक्र भी ख़त्म हो जाती है और उनकी जो ख्वाहिश थी कि बच्चे कामयाब हो वो भी यहाँ पे आके एड्रेस हो जाती है। तो इसमें किस तरह का इंतजाम है रहमानी 30 में? सिक्योरिटी को लेकर किस तरह का इंतजाम है? सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ पे ये है कि हमारी एक तो हम बच्चियों को, क्योंकि ज़बरदस्ती हम पिंजरे में बंद नहीं कर सकते, हम बच्चियों को शुरू पहले दिन से ही उन्हें इस चीज़ की अहमियत बताते हैं कि उनकी हिफाजत उनके लिए और उनकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो अगर वो अपनी हिफाजत का ख्याल रखेंगी, वो अपने कुछ दिए हुए रूल्स को फॉलो करेंगी, तो उनकी आगे की लाइफ आसान हो पाएगी। तो हम शुरू ही इनिशियल डेज़ में ही उनकी एक्सपेक्टेशन क्लियर कर देते हैं। बाकी ये है कि हम उनके यहाँ सिर्फ ये रूल है कि बच्चे सिर्फ अपने वालिदैन से मिल सकते हैं। अपने कज़न भाई, मामू, चचा, इन लोगों से मिलने के लिए उन्हें इजाज़त नहीं है। जब तक वो अपने उनके वालिदैन के साथ आएँ तभी उन्हें मुलाकात कराई जाती है। यहाँ दोस्तों से, कज़न से, किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं। बच्चों की पढ़ाई से लेके उनकी कोचिंग, स्कूलिंग, सब कुछ सेंटर पे एक ही जगह पे होती है। तो उनके बाहर जाने का और बाहर की प्रॉब्लम्स फेस करना बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाता है, उससे वो बच जाते हैं। मैम आप मुझे ये बताएं, रहमानी 30 में एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है? रहमानी 30 में एडमिशन का ये प्रोसेस होता है कि हम इंडिया में अक्रॉस द कंट्री हम ऑलमोस्ट 500 स्कूल्स में अपना टेस्ट सेंटर्स हमने बनाया है और वहाँ पे बच्चियों का 3 फेजेज़ में एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट फेज़ होता है जो सारे बच्चे अपने अपने रेसिडेंशियल जोन की जहाँ के वो डोमिसाइल है वहाँ पे वो एग्ज़ाम देते हैं। उसमें लगभग हमारे यहाँ 40 से 45 हज़ार बच्चियाँ बैठती हैं। वो जब क्वालिफाई हो जाते हैं तो हम उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके सेकेंड फ़ेज़ के लिए पटना सेंटर बुलाते हैं। यहाँ जब आती हैं तो उनका एक राउंड रिटन होता है, उसमें जो बच्चियाँ पास होती हैं उनका फिर हम पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं और उस बिना पे हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है। दूसरी चीज़ है कि हमें एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहिए। रहमानी 30 में सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि बच्ची कितनी पॉजिटिव है, उसके अंदर चैलेंजेस को फेस करने की सलाहियत कितनी है, वो बुरे हालात में भी क्या पॉजिटिवली बिहेव कर सकती है। इन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यही मैं सारी बच्चियों से कहूँगी कि वो रहमानी 30 आए या वो किसी और भी इदारे जाए, बस वो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपने बेसिक्स को, अभी तक वो 10th से पहले होंगी या 10th में होंगी, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को अभी इग्नोर ना करें। अब के ही कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो आगे आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें तो इंशाल्लाह आगे का सारा रास्ता आसान होता है। हमारे साथ मौजूद है रहमानी 30 के चेयरमैन फ़हद रहमानी साहब। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका जो इंस्टीट्यूशन है रहमानी 30 वो किस तरह काम कर रहा है और वो किस तरह एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो सर आप मुझे ये बताएं कि इस बार रहमानी 30 में कितने लड़की और लड़कियां ने नीट और IIT में क्वालिफाई किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ऑफिशियली कागज़ पर मैं रहमानी 30 का कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों से 12 साल से खिदमत कर रहा हूँ। IIT एडवांस हमारे पिछले साल 55 बच्चे थे, 68 बच्चे इस साल हैं और लगभग 218 बच्चे इंजीनियरिंग में बैठे थे कुल हमारे साथ, जिसमें के 185 बच्चों ने JEE मेंस क्वालिफाई किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 165 बच्चे बैठे थे नीट में, जिसमें 128 बच्चों ने माशाल्लाह 90 परसेंटाइल से ऊपर लाया। क्वालिफाई तो 100% ने किया है, जैसा पिछले साल भी किया था। सर इस बार बिहार टॉपर जो है वो रहमानी 30 ने दिया है, वो तो किस तरह का आपने उसको गाइडलाइन दिया, किस तरह उन्होंने प्रिपरेशन किया? हमारे यहाँ सारे बच्चों को एक ही जैसी खिदमत की जाती है और वो एक जैसी खिदमत का मतलब 100% सिलेबस को पूरा करने की कोशिश। और हम तमाम बच्चों से और टीचर से गुजारिश करते हैं कि अपना गोल वो 100% रिज़ल्ट लाने पे करें, यानी कि 100% सिलेबस कंप्लीशन पे करें। अभी जो हमारा गोल होता है वो 80%, 90%, 95%। अगर 100% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश हम करेंगे तो बकिया चीज़ें अपने आप आपके रास्ते में आ जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे की अपनी एक सलाहियत होती है। हमारा हदफ कभी भी ये नहीं रहा कि किसी एक बच्चे को कहीं एक जगह पहुंचाना है। हमारा हदफ ये रहा कि सारे बच्चों को आउटकम दिलाना है, यानी कि गवर्नमेंट सीट्स में BBS की दिलाना है, या जैसे JEE एडवांस में सारे बच्चों को पहुंचाना है। इस साल 100% बच्चे जो पटना सेंटर से थे उन्होंने JEE मेंस क्वालिफाई किया 100%। तो वो 100% हमारा है, बाकी चीज़ अपने आप लाइन पे आ जाती है। अभी जिस तरह से मुस्लिम समाज में खासकर शिक्षा में जो मुस्लिम समाज पीछे है, खास करके लड़कियां, तो सर आप लड़कियों को किस तरह गाइडलाइन देते हैं और इस बार जो नीट में लड़कियों ने कितना क्वालिफाई किया? अल्लाह का एहसान है 100% लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। अच्छी बात यह है कि 600 से ऊपर 35 बच्चे हैं, जिसमें 18 लड़के 17 लड़कियाँ हैं। उसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी में 50% लड़कियाँ हैं, 50% लड़के हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा से रही कि लड़कियों को हम आगे लेके चलें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहीं से सारी चेंजेस आने वाले हैं। तो आउटकम आ रहा है माशाल्लाह। हम बच्चियों का इंटेक जो करते हैं उस वक्त सबसे कमज़ोर जो बच्चा हम लेते हैं
वहाँ उससे नीचे लड़कियों का लिस्ट शुरू होती है। आउटकम में माशाअल्लाह वो लड़कों के मेडिकल में लड़कों से बेहतर परफॉर्म करती रही हैं और ये खुशी की बात है कि हम ऐसा करा पाते हैं। सर, जो बच्चे जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, वो अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और रहमानी 30 में आना चाहते हैं, तो वो किस तरह रहमानी 30 में आएंगे? वो स्टैंडर्ड 10th जो है उसको कंप्लीट करें अपनी मेहनत से और ये फोकस करें कि उनका सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट हो और खान एकेडमी जो फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन, उसके स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक के सिलेबस को 100% कंप्लीट करें। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लैंग्वेज पे भी फ़र्क पड़ेगा और लॉजिक पे भी फ़र्क पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम उन बच्चों को ले पाएंगे। सर, तो ये नीट और IIT के अलावा और कौन कौन से कोर्स की आप तैयारी करा रहे हैं? नीट है, JEE है, CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, क्लैट और कॉस्टिंग जिसको आप CMA कहते हैं। आप लोगों की दुआ रही और आप लोगों को मैं गिरफ्तार कर पाया तो जर्नलिज्म शुरू करेंगे, कोशिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।